वेलकम टू एएसके क्लासेस। लीजिए स्टूडेंट्स, फाइनली आपके सामने कक्षा 12वीं के 2 नंबर के उन सभी क्वेश्चन आंसर को लेकर के आ चुका हूं जो आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे डेफिनेटली आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी एएसके लेता है। एंड डेफिनेटली अगर आप ओल्ड हो तो आपको पता ही है कि एएसके क्लासेस में क्या चलता है, कंटेंट कैसे मिलता है। लेकिन उसके पहले अगर आप नए हो तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैं क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी दिखाऊंगा और आपको रटने के लिए नहीं बोलूँगा, बल्कि एक एक चीज़ समझाऊंगा और तुरंत का तुरंत याद कराने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड वीडियो एंड होते होते आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस जाग उठेगा कि यार वाकई अब मैं अपने एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाऊंगा एंड डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, इस 2 नंबर के प्रश्न में मैं टोटल 30 प्रश्न लेकर के आने वाला था। पार्ट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 15 तक के सभी प्रश्न और उत्तर को कवर किया हूँ। इसके साथ ही आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करने का गोल्डन चांस दिया हूँ। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्ट नंबर फर्स्ट में पीडीएफ को डाउनलोड नहीं कर पाए थे। जैसे ही पार्ट नंबर सेकंड कंप्लीट होता है, आपके टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल दिया जाएगा। इसके अलावा लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेकआउट कीजिए। चलो, तो सबसे पहले हम ये सब इरेज कर लेते हैं। एक बार आप क्वेश्चंस को देख लो, मैं समझाऊंगा नहीं, ठीक है? मैं नहीं समझाऊंगा, इसका मतलब ये है कि मैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 15 तक नहीं समझाऊंगा, उसके आगे क्वेश्चंस को समझाऊंगा, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट में कवर कर ही लिया है। एक बार इन सभी क्वेश्चंस का आप अगर फोटो क्लिक करना चाहते हो तो क्लिक कर सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टारगेट की तरफ एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बिंब विधान क्या है। तो बिंब का मतलब होता क्या है? तो बिंब को इंग्लिश में इमेज बोलती हैं, वही इमेज, फोटो, ठीक है। जिस प्रकार से हम विज्ञान की भाषा में बोलते हैं ना कि देखो ये मेरा प्रतिबिंब बन रहा है। यदि मैं कोई दर्पण के सामने खड़ा हूं और बोलूंगा देखो मेरा प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब का मतलब क्या? ठीक मेरे ही समान कोई दूसरा इमेज बनना, इसे प्रतिबिंब कहते हैं। और यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो हमारा प्रश्न कहता है कि बिंब विधान क्या है। तो आप लिखेंगे क्या कि बिंब शब्द का अंग्रेजी में इमेज कहते हैं और ये अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ होता है मूर्ति रूप प्रदान करना। बस खत्म, इतना लिख करके चले आना है एंड डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं 17वां नंबर, बाजार एक जादू है, ऐसा क्यों कहा गया है? बाजार उस मार्केट की बात कर रहा है कि मार्केट को एक जादू क्यों कहा गया है। तो सिंपल सर, आप देखते हो कि जब जब बाजार जाते हो तो रंग बिरंगी वस्तुएं मिलती है जो ग्राहक को अपने ओर अट्रैक्ट करती है। अरे देखिए, लड़कियां ज़्यादातर मार्केट जाती है ना, अगर कोई कपड़े देख लें, अरे भाई साहब, कपड़े देखते ही उनका ऑटोमेटिक कदम दुकान के अंदर जाएगा। यदि आप लड़की हो तो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। लड़के भी कम नहीं है भाई, लड़के भी कोई अच्छा स्टाइलिश वाला चीज़ देख लेना, ऑटोमेटिक उनका कदम आगे बढ़ता है दुकान की ओर। तो इसीलिए बाजार के जादू कहा गया है कि रंग बिरंगी वस्तुओं को देख करके ग्राहक अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है और उसका मन विचलित होता है और वह खरीदने के चक्कर में रहता है और उसके गिरोह में फंसते जाता है। इसीलिए बाजार को एक जादू कहा गया है। इतना सरल है देखो, लेकिन हमको कितना कठिन लगता था ना, यार मैं कैसे रटूंगा, क्या होगा। रटना ही क्यों, एएसके आपके साथ है। जब तक एएसके आपके साथ है तो आपको कोई चीज़ रटना नहीं पड़ेगा एंड डेफिनेटली तुम पेपर फाड़ने वाले हो अपने सेंटर के, और टॉपर तो केवल तुम ही बनने वाले हो। चलो आगे देखते हैं 18वां नंबर, दुर्मिल सवैया छंद का परिभाषा लिखना है और हमें एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है भाई। तो देखो, सबसे पहले जानो कि यह एक वार्णिक छंद है, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं। दुर्मिल सवैया छंद में ये एक वार्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं। वर्ण होते हैं, ध्यान सुनना। इसका दूसरा नाम चंद्रकला भी है। बाकी इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं आपको नीचे दिखा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19वें नंबर की तरफ, प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं लिखिए। अब देखो, प्रयोगवादी कविता की तो वैसे कई सारी विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा, हमसे यहाँ पर ये नहीं बोला है कितनी विशेषताएं बताओ, लेकिन आपको मैं 3-4 बता देता हूँ ताकि एग्जाम में लिख पाओ। सबसे पहले उपमानों की नवीनता, इसमें उपमानों की नवीनता की गई थी। दूसरा नंबर नग्न यथार्थवाद। तीसरा नंबर अतिबौद्धिकता, मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धि का यूज किया गया था प्रयोगवादी कविता में। बस यही इसकी विशेषताएं हैं। ये 2 नंबर क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आपको 2 ही लिख करके आने हैं। टेंशन मत लो, आंसर लिखित भी दे दूंगा, लेकिन आंसर रटने से पहले समझ लो, क्योंकि एग्जाम में आपको रटा रटाया काम नहीं आएगा। जो यहाँ पर एएसके बोल रहा है सुने रहोगे, वही आपके माइंड में क्लिक करेगा।
देख लेना और आप वही लिख कर के आओगे, रटा हुआ सब भूल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ से झांक रहे होंगे। एंड ये क्वेश्चन पिछले 4 सालों से 4 बार रिपीट हो रहा है एंड डेफिनेटली आपके अर्धवार्षिक में और त्रैमासिक में पूछा गया है, तो आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने का चांस बढ़ गया है और ये 99% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। देखो इसका आंसर आपको लिखना है कि बच्चे चिड़िया के आने की आशा में, बच्चे चिड़िया के आने की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। खत्म, बस इतना ही था। ठीक है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखना है। अच्छा, वो क्यों झांक रहे थे यदि आपको जानना है तो मैं बता देता हूं। उन्हें यह आशा था कि जब चिड़िया आएगी तो दाने लेकर लौट रही होगी, इसलिए उनका वेट कर रहे थे कि यार चिड़िया आएगी मैं देखूंगी। वो कभी कभी होता है ना यार, मैं खुद देखा हूँ, जब चिड़िया वगैरह अपना घोंसला बनाती है ना तो एक एक तिनके चुन चुन के आती है, तो बड़ा देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस बच्चे यही झांक रहे थे कि चिड़िया आएगी और उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अपने साथ दाने लेकर के आएगी, इसलिए नीड़ों के झांक रहे थे। ओके, आगे देखते हैं 21वां नंबर। लेकिन उसके पहले 16 से लेकर के 20 तक का उत्तर भी तो दिखा दूं, ताकि आपको भी तो तसल्ली आए कि हाँ सर आपने आंसर कैसे दिया है। जो नए हैं तो वो एक्साइटेड होंगे ना कि यार सर किस प्रकार से आंसर देंगे, मैं ज़रा देखूँ, पसंद आए तो जुड़ूंगा, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा। तो भागने का तो मौका नहीं दूंगा, मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ। यदि आप भी अपनी तरफ से 100% दे दोगे तो 100 मिला के 200 एंड डेफिनेटली विस्फोट होने वाला है। तो देखो भाई साहब, 16वां नंबर जो मैं समझाया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर वही आंसर लिखा है, तो प्लीज़ आप इसका फोटो खींच लीजिए। आगे देखते हैं 17वां नंबर। ये इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है एंड यहाँ पर जाके कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं 18वां नंबर। देख लो, ये वार्णिक छंद है, जैसे कि मैंने बताया था 4 चरण होते हैं, 24 वर्ण होते हैं, इसका दूसरा नाम चंद्रकला भी है। ठीक है, और ये रहा इसका एग्जाम्पल। लेकिन ये वाले क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको ज़्यादा फोकस नहीं करना, छोड़ सकते हो। आगे देखते हैं 19वां नंबर। छोड़ के मत जाना भाई, पढ़ लेना। प्रयोगवादी कई बार पूछा है, लेकिन पिछले 4 सालों से 4 बार तो नहीं पूछा है, लेकिन बीच बीच में जैसे त्रैमासिक हो गया, अर्धवार्षिक हो गया, पिछले साल का उसमें पूछा गया था। ठीक है जी, आगे देखते हैं 20वां नंबर। बच्चे क्यों झांक रहे थे। ठीक है, तो ये इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है एंड यहाँ तक जाकर कंप्लीट कर देना है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है और क्या होगा उसका सही उत्तर। देखिए हमारा 21वां नंबर कहता है कि महाकाव्य की 2 विशेषताएं बतानी है। सबसे पहले महाकाव्य होता क्या है, ये चीज़ समझो। जब ये चीज़ पता होगा ना तभी जाके उसकी विशेषताएं बता पाओगे। तो महाकाव्य का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी घटना के बारे में समग्र रूप से वर्णन किया गया हो, उसे कहते हैं महाकाव्य। मतलब ये कोई डेफिनेशन परिभाषा नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये मत सोचना कि यार महाकाव्य को कोई परिभाषा पूछे तो ये लिखा हो, केवल और केवल मैं आपको समझा रहा हूँ। महाकाव्य का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में जब से उसका जीवन स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेकर के और उसके मृत्यु तक का वर्णन हो, उसे कहते हैं महाकाव्य। जैसे सपोज दैट एक किसी स्टूडेंट्स ने मेरे ऊपर किताब लिखा, तो अगर आप एएसके के स्टूडेंट हो तो आप एएसके कब से जान रहे हो, जब से एएसके से जुड़े हो। तो जब से मेरे से जुड़े हो तब से ही कहानी लिखोगे ना। अगर मेरे बारे में लिखोगे तो कब से लिखोगे, जब से मेरे से जुड़े हो। एएसके ऐसे वीडियोस डालता है, इस प्रकार से टेस्ट लेता है, इस प्रकार से मेरे से बातें करता है, मेरे से बातें नहीं करता है, ऐसे बोलता है, ऐसे नहीं बोलता। तो मेरे एक घटना का वर्णन करोगी तो उसे कहेंगे खंड काव्य। ठीक है, लेकिन अगर कोई मेरे घर का, मेरा छोटा भाई हो, मेरी छोटी बहन हो, छोटे भाई छोटे बहन तो मेरे बारे में नहीं लिख पाएंगे पूरा, कोई मेरा बड़ा भाई या बड़ा बहन हो, बड़ी बहन सॉरी, ठीक है, तो यदि मेरे बड़ा भाई मेरे ऊपर लिखने बैठे तो भाई मेरा बड़ा भाई तो मेरे को बचपन से देखा है, छोटे से देखा है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, तो मेरे बारे में लिखेगा ये छोटे से बहुत नटखट था, बहुत लड़ाई करता था, पढ़ाई नहीं करता था, बहुत ज़्यादा घूमता था। ठीक है, और जितनी प्रकार की बातें हैं यदि पूरा लिख दे मेरे मृत्यु तक का, उसे कहेंगे महाकाव्य। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ महाकाव्य आपके दिमाग में हिट किया होगा एंड समझ में आया होगा। तो इसकी विशेषताएं की बात करूँ तो महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है, पहला बिंदु। दूसरा, महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है। तीसरा, महाकाव्य में कई सर्ग होते हैं। चौथा, कथा इतिहास प्रसिद्ध होता है। ठीक है, किसी के बारे में यदि लिखते हैं तो वो जो कथा होती है वो इतिहास प्रसिद्ध होती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कई सारे विशेषताएं बता दी है एंड लिखित भी दिखा दूंगा।
आगे बढ़ते हैं 22वां नंबर, व्यतिरेक अलंकार को परिभाषित करना है। तो व्यतिरेक अलंकार मतलब होता है काव्य में जहां उपमेय को उपमान से अधिक श्रेष्ठ बताया जाए। ध्यान सुन लो, काव्य में जहां उपमेय को उपमान से अधिक श्रेष्ठ बताया जाए उसे व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको परिभाषा बस पूछा गया था, लेकिन आप यदि एग्जाम्पल लिख पाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ अवगत कराने वाला हूं। बाकी मैं उम्मीद करता हूं व्यतिरेक अलंकार आपको समझ में आया होगा कि जहां पर उपमेय को उपमान से अधिक श्रेष्ठ बताते हैं उसे कहते हैं व्यतिरेक अलंकार। ध्यान रखना, पहले उपमेय ही लिख के आना, उपमान मत लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। एंड डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 23वां नंबर, गद्य की प्रमुख एवं गौण विधाओं का नाम लिखिए। ठीक है, तो गद्य की कई सारी विधा होती है, आप सबको पता है, जैसे नाटक हो गया, एकांकी हो गया, उपन्यास हो गया। ठीक, तो यहां पर हमको अलग अलग कर दिया। देखो, बोला है गद्य की प्रमुख गौण विधाओं का नाम लिखो। ठीक है, तो गौण विधाएं सुनना, नाटक, एकांकी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, यात्रा वृत्तांत, पत्र साहित्य, भेंट वार्ता, ये सब इसकी गौण विधाएं हैं। ठीक है, तो आपको कितने याद करने हैं? मैं तो यहाँ पर कई सारे गिना दिया, लेकिन आपको केवल 2 से 3 याद रखना है। मैं लिखित दे दूंगा, फोटो खींच लेना, पीडीएफ को डाउनलोड करने का गोल्डन चांस दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। और अब रटना मत, ओके, अच्छे समझ के चले जाना। आगे देखते हैं 24वां नंबर, लगान ना चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को कौन सी सजा दी, उसके सजा के बारे में उल्लेख करना है। तो लगान ना चुकाने पर जो जमींदार था वो भक्तिन को बुलाया और दिन भर उसे कड़ी धूप में खड़ा किया रखा, यही उसकी सजा थी। नहीं होता कि अपन छोटे बच्चे बुलाते हैं, नहीं पढ़ रहा, इधर आ बेटा, आया, खींच के एक कनबोज में लगाए उसके, बोले चल जाके आंगन में खड़े हो जा, धूप में खड़े कर दिए। अब बेचारा धूप में खड़ा है। जो बदमाश बच्चे होते हैं भाग जाते हैं, लेकिन जो बहुत अच्छा बच्चा होता है कि यार अगर मैं भागा तो बाद में मिलूंगा तो फिर पिट जाऊंगा, बहुत तेज से ठोकाई करेगा ये मेरा, तो फिर बेचारा नहीं भागता, खड़ा रहेगा धूप में। फिर कोई घर के बुजुर्ग आते हैं, फिर वो हमको डांटेंगे, तुम बड़े होशियार बने उसको धूप में खड़े किए हो, छोटा बच्चा है, पढ़ाई नहीं किया तो क्या ऐसे पनिशमेंट करोगे? हुआ होगा, देखे होगे तुम अपने घर के आसपास, तुम भी खड़े होगे धूप में तो तुम्हारे फिर बब्बा आएंगे तो फिर वो बचाएंगे। फिर हमको उतने बब्बा बड़े प्रिय लगते हैं, अरे बाप रे बब्बा कितने अच्छे हैं, पापा गंदे हैं। ऐसा हुआ है ना, सबके साथ हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं 25वां नंबर, एकांकी किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट है बेटा, एकांकी का मतलब होता है एक अंक। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि एकांकी किसे कहते हैं। तो एकांकी क्या होता है? नाटक की एक विधा होती है जिसमें एक अंक में रचित होती है, उसे ही एकांकी कहते हैं। आगे कहता है 2 एकांकीकारों व उनकी रचनाओं का नाम लिखो। तो कई सारे एकांकीकार हैं, जैसे दीपदान आपका एक एकांकी है, इसके रचनाकार डॉक्टर राय कुमार वर्मा जी हैं। ठीक, आगे देख लो, और भोर का तारा, ये भी एक एकांकी है जिसके रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। ठीक, तो कई सारे हैं, मैं आपको यहाँ पर 2 बता दिया हूँ। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 21 लेकर के 25 तक का सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपको समझ तो आ रहा है ना? यदि समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और बाकी आपको फायदा मिल रहा हो यार कि हाँ यार मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है, रटना नहीं पड़ रहा है, समझ में आ रहा है, दिमाग में हिट कर रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो यार, तुम्हारे लिए कमेंट बॉक्स है। लिखोगे यदि कुछ अच्छा तो मैं हो जाऊंगा मोटिवेट, एंड मोटिवेट होकर डेफिनेटली फिर और तगड़ा कंटेंट मिलने वाला है। बुरा लिखोगे तो फिर भी मैं होऊंगा मोटिवेट, डीमोटिवेट नहीं होना मेरे को, मोटिवेट होकर के तगड़ा कंटेंट दूंगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आए। ओके जी, खैर हम पहले देख लेते हैं इसका आंसर। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप अभी तक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो एक एक नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। वहां पर डेली शाम और सुबह 9 बजे टेस्ट होता है, टेस्ट अपलोड कर दिया जाता है। लिंक को टच करो, टेस्ट को ओपन करो, टेस्ट लगाओ, पता चलेगा हम कितने गहराई पानी पे हैं, एंड डेफिनेटली वहां से भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। 21वां नंबर देख लो, इसका फोटो खींच लो। ठीक है, 22वां नंबर ये रहा व्यतिरेक अलंकार, जो मैं बताया था, देख लो क्या वही लिखा है। ठीक है, अगर वही लिखा है तो एक बार बस रीड कर लो, और लिखा ही होगा यार। ठीक है, आगे देखते हैं 23वां नंबर, गद्य की प्रमुख गौण विधाएं पूछा था। तो यहाँ पर देखो कई सारी विधाएं दिया है। ठीक,
जो मन में आए लिख लो। यहाँ पर 9 यहाँ पे लिखा है, 6 यहाँ पे लिखा है, 9 6 15, 15 है, 15 में से कोई 3 4 लिख के आना है। सोचो 15 उत्तर मिल रहा आपके सामने, ठीक है। 24वां नंबर देख लो, लगान ना चुकाने पर क्या हुआ था, तो वो कड़ी धूप में खड़े रखा था, ठीक है। एंड 25वां नंबर देख लो, एकांकी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। केवल आपको कोई 2 लिख करके आना है क्योंकि प्रश्न 2 नंबर का है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़ा है तो प्लीज़ आइए जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पर जुड़ जाओ, मेरे से बात करना चाहते हो तो वहाँ पर मैसेज करके और पूछ सकते हो। मन में कोई क्वेश्चन हो तो बेझिझक पूछना, इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा आपको, ठीक है। और मैं रिप्लाई सबका करता हूँ, बस कभी किसी का लेट तो कभी किसी का जल्दी। चलिए आगे देखते हैं 26वां नंबर, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो शब्द गुण के बारे में पूछा है तो सिंपल सा शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, ओज, माधुर्य, प्रसाद। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं तो मैं बता दिया, ओज, मधुर और प्रसाद। तो जो मधुरी में होता है वो कौन कौन से अलंकार का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं उसे दूंगा लव लाइक, एंड अगर मैं लव लाइक कर दिया हूं तो डेफिनेटली आप समझना कि मेरा आंसर सही है, और बहुत सारे बच्चों को वहाँ से हेल्प मिल जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि मधुरी में कौन कौन से अलंकार यूज होते हैं। आगे देखते हैं 27वां नंबर, अच्छे लेखन की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। यहाँ पर विशेषताएं पूछा है तो सबसे पहले यदि ये आपको अच्छा लिखना है तो आपकी लिखावट स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि हम गुचेड़ दिए कुछ भी लिखा है ऐसा नहीं, आपकी लिखावट स्पष्ट होनी चाहिए। बोलचाल की भाषा में जो प्रयोग करते हो उन शब्दों को लिखना चाहिए, ये एक अच्छे लेखन की विशेषताएं हैं। इसके अलावा एक बात को जब कोई नहीं लिखता बार बार तो पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। जैसे कोई प्रश्न पूछा कि राम वनवास में क्यों रहते थे, तो राम वनवास में इसलिए रहते थे ये लिख दिए, फिर वहाँ पे थोड़ी सी बातें लिख दिए, फिर अंतिम में लिख दिए राम वनवास में इसीलिए रहते थे। तो ये कौन सी बात हुई भाई, इसलिए रहते तुमने ऊपर लिखा, फिर 2 लाइन अपनी बातें कही, फिर अंतिम में लिख दी इसीलिए रहते थे। इसे पुनरावृत्ति बोलते हैं, मतलब कोई चीज़ को बार बार रिपीट करना, तो इससे बचना चाहिए। केवल काम की बातें लिखो, टू दी पॉइंट बातें लिखो, डेफिनेटली आपका लेखन अच्छा होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं 26 और 27 का सही उत्तर होगा। इस वीडियो में टोटल मैं 27 क्वेश्चन ही प्रेजेंट करना चाहता हूँ, एंड ये सभी एकदम महत्वपूर्ण वाले प्रश्न हैं जो आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी आपको एनालाइज ना हो, लेकिन जिस दिन पेपर दे करके आएंगे ना उस दिन डेफिनेटली आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, अगर आप एएसके के सभी वीडियो को अच्छे से फॉलो करोगे तो, ठीक है जी। तो 26 नंबर देख लो, ये रहा इसका आंसर, एंड ये रहा 27वां नंबर। पहला नंबर कहता है कि लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है, विषय वस्तु से संबंधित जानकारियां शामिल होना चाहिए, और पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पे 4 दिया गया है, आपको 4 के 4 अच्छे से पढ़ लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं वीडियो को एंड करने की इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जल्द ही मिलते हैं अब हम 3 नंबर के प्रश्न के साथ। ओके, बाय बाय।